आज हम जो मणिपुर में संघर्ष देख रहे हैं ना, उसकी जड़ें कोई नई नहीं है। ये दशकों बल्कि सदियों पुरानी है। तो चलिए आज समझते हैं कि ये पूरा मामला आखिर शुरू कैसे हुआ। मणिपुर की कहानी को समझने के लिए सबसे पहले उसके नक्शे को समझना होगा, क्योंकि यहाँ की जमीन, यहाँ का भूगोल, उसी ने इसके समाज और इतिहास को वो शक्ल दी है जो आज हमारे सामने है। देखिए, मणिपुर की बनावटी कुछ ऐसी है कि वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। सिर्फ 10% हिस्सा एक छोटी सी घाटी है जहां राजधानी इम्फाल है, और ये घाटी चारों तरफ से 90% विशाल पहाड़ी इलाकों से घिरी हुई है। और ये जो जमीन का बंटवारा है ना, ये सीधे सीधे यहाँ के बड़े जातीय समुदायों के बसने के पैटर्न से जुड़ा हुआ है। जो मैतेई समुदाय है वो मुख्य रूप से घाटी में रहता है, और कुकी और नागा जनजातियां इन आसपास के पहाड़ी इलाकों में। चलिए अब इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आज जो संघर्ष हम देख रहे हैं उसके बीज बहुत बहुत पहले बोए गए थे। इसकी शुरुआत हुई एक राजशाही के बदलने से और फिर एक औपनिवेशिक ताकत के आने से। तो बात शुरू होती है 18वीं सदी से। तब मणिपुर में बड़े बदलाव आ रहे थे, लेकिन फिर बर्मा के हमले ने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो एक भयानक दौर था, और ठीक इसी संकट के समय तस्वीर में आते हैं अंग्रेज। उन्होंने बर्मा को तो हरा दिया, पर यहीं से एक नए दौर की शुरुआत हुई। अंग्रेजों ने एक अलग ही खेल खेला। उन्होंने सीधे कब्जा नहीं किया, बल्कि मणिपुर को एक प्रिंसली स्टेट या रियासत बना दिया। मतलब शासन तो राजा का ही रहेगा, लेकिन असली कंट्रोल, बड़े फैसले और टैक्स सब अंग्रेजों के हाथ में। और यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है। अंग्रेजों की एक सीधी सादी पॉलिसी थी, मैदानों पर राज करो और पहाड़ियों को उनके हाल पर छोड़ दो। उनका पूरा ध्यान आर्थिक रूप से जरूरी इम्फाल घाटी पर था। इस नीति ने घाटी और पहाड़ियों के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसके नतीजे बहुत दूर तक जाने वाले थे। खैर, जैसे ही अंग्रेजी हुकूमत का अंत हुआ, मणिपुर के भविष्य पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया, और इसी के चलते एक ऐसा विलय हुआ जिस पर आज तक बहस होती है। ये विलय आज भी एक बहुत बड़ा विवाद का मुद्दा है। मैतेई समूहों का ये मानना है कि राजा बोधचंद्र सिंह से इस समझौते पर दबाव डालकर उन्हें नज़रबंद करके दस्तखत करवाए गए थे, और इसीलिए वो इसे गैर कानूनी मानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि विलय के बाद भी मणिपुर को एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने में 2 दशक से ज्यादा का वक्त लग गया। 1949 में वो पार्ट सी राज्य बना, फिर 1956 में केंद्र शासित प्रदेश, और आखिरकार 1972 में जाकर उसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। विलय के बाद जो नए कानून बने, उन्होंने पहाड़ियों और घाटी के बीच के बंटवारे को और भी पक्का और भी ज्यादा औपचारिक बना दिया। इनमें से एक बहुत ही अहम कानून था 1960 का लैंड रिफॉर्म एक्ट। कहने को तो ये भूमि सुधार के लिए था, लेकिन इसे पूरे राज्य में एक जैसा लागू ही नहीं किया गया, और इसी ने एक नई दरार पैदा कर दी। अब देखिए इससे हुआ क्या। एक बहुत बड़ा असंतुलन पैदा हो गया। कानून के मुताबिक पहाड़ी जनजातियां यानी कुकी और नागा मणिपुर में कहीं भी जमीन खरीद सकती थीं, घाटी में भी, लेकिन घाटी के लोग यानी मैतेई पहाड़ियों में जमीन नहीं खरीद सकते थे। और इसी कानूनी ढांचे के तहत कुछ खास पैमानों के आधार पर कुकी और नागा समुदायों को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा मिल गया। इससे उन्हें जमीन और नौकरियों में संवैधानिक सुरक्षा मिली, लेकिन घाटी में रहने वाले जो बहुसंख्यक मैतेई समुदाय थे, उन्हें इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। और इन्हीं सब ऐतिहासिक शिकायतों और कानूनी बंटवारों ने कई हथियारबंद विद्रोही गुटों को जन्म दिया, और हर गुट का भविष्य को लेकर अपना एक अलग नजरिया, अपनी एक अलग मांग थी। सबसे पहले मतेई गुट सक्रिय हुए, खासकर घाटी में। उनका एक ही तर्क था कि भारत के साथ जो विलय हुआ वो अवैध है, और इसी आधार पर उन्होंने एक अलग देश की मांग शुरू कर दी। इसके कुछ ही समय बाद जातीय आधार पर भी मांगें उठने लगीं। इसकी शुरुआत की नगा समूहों ने, जो अपने सभी इलाकों को मिलाकर एक ग्रेटर नागालैंड या नगालिम नाम का संप्रभु राज्य बनाना चाहते थे। फिर कुकी समूहों ने भी अपने लिए कुकीलैंड की मांग शुरू कर दी। अब इस वजह से उनका टकराव सिर्फ सरकार से ही नहीं, बल्कि नगाओं की मांगों से भी होने लगा। और यहीं पर आकर संघर्ष की सबसे बड़ी गांठ लगती है। ग्रेटर नागालैंड और कुकीलैंड के लिए जिन इलाकों पर दावा किया जाता है, वो मणिपुर की पहाड़ियों में एक दूसरे के ऊपर आते हैं, मतलब ओवरलैप करते हैं। और इसी जमीन और संसाधनों के टकराव की वजह से इन जनजातियों के बीच भयानक हिंसक संघर्ष हुए हैं।
पिछले कुछ दशकों में शांति के लिए कोशिशें तो बहुत हुई हैं, लेकिन नतीजा कोई पक्का समाधान नहीं, बल्कि एक नाजुक सा गतिरोध निकला है। कुकी उग्रवाद को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने 2008 में एक युद्ध विराम समझौता किया, जिसे कहते हैं सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस या शॉर्ट में SOO। इस समझौते में होता ये है कि कुकी हथियारबंद गुट हिंसा रोककर अपने तय किए गए कैंप में रहते हैं और उनके हथियार एक डुअल की सिस्टम के तहत लॉक कर दिए जाते हैं। अब इसने हिंसा को तो काफी हद तक रोका है, पर कोई स्थायी राजनीतिक हल तो निकला नहीं, इसीलिए इसे हर साल आगे बढ़ाना पड़ता है। इन सब मुद्दों के साथ साथ जनसंख्या को लेकर भी गहरी चिंताएं हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि राज्य में और खासतौर पर पहाड़ी जिलों में जनसंख्या वृद्धि दर असामान्य रूप से बहुत ज्यादा रही है। इसी वजह से मैतेई समुदाय में एक डर बैठ गया है। उनका दावा है कि पिछली एक सदी में राज्य की कुल आबादी में उनका हिस्सा काफी घट गया है। तो मणिपुर की जो ये स्थिति है, ये भूगोल, औपनिवेशिक नीतियों और अलग-अलग जातीय आकांक्षाओं से बुना हुआ एक बहुत ही पेचीदा ताना बाना है। और ये अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि क्या यहाँ कभी स्थायी शांति का कोई रास्ता निकल पाएगा?